नमस्कार, स्वागत है आपका आज के नए वीडियो में। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक जिन्हें हम लोग कहते हैं महत्वपूर्ण टिप्पणियां। किन टिप्पणियां करेंगे लोग? 5 टिप्पणियां करेंगे। पहले पढ़ेंगे सबूत का भार क्या होता है, फिर पढ़ेंगे पक्षद्रोही साक्षी क्या होता है, फिर प्रत्यक्ष एवं परिस्थितिजन्य साक्ष्य क्या होते हैं, प्रतिपरीक्षा क्या होती है, विशेषाधिकृत संसूचना क्या होती है। शुरू करेंगे एक एक टॉपिक को। शुरू करते हैं सबूत के भार से। सबूत का भार यानी बर्डन ऑफ प्रूफ क्या होता है? सबूत के भार का अर्थ है किसी तथ्य को साबित करने की कानूनी जिम्मेदारी किसी पक्ष पर होना। बर्डन ऑफ प्रूफ का अर्थ ही हो गया सबूत का भार, से ही नाम से ही पता लग रहा है। सबूत के भार का अर्थ है किसी कोई तथ्य है उसको साबित करने की जो कानूनी जिम्मेदारी है वो किसी पक्ष पर है। ठीक है, फिर ये क्या है? बीएसए 2023 के प्रावधान के अंतर्गत देखें तो यह अध्याय 7 यानी चैप्टर 7 की धारा 104 से 117 के अंतर्गत आता है। सबूत का भार धारा 104 क्या कहती है? पुराना सेक्शन 101। जो व्यक्ति न्यायालय से यह चाहता है कि वह उसके द्वारा बताए गए तथ्यों के आधार पर निर्णय दे। जो व्यक्ति न्यायालय से यह चाहता है कि वह उसके जो बताए गए तथ्यों के आधार पर निर्णय दे, तो सबूत का भार उसी पर होता है कि भाई तुमने अगर जो चीज चाहते हो तो यह साबित भी तो करोगे, सबूत भी तो दोगे। यह भार कभी नहीं बदलता है। फिर धारा 105 देखते हैं, पुराना सेक्शन 102 का है कि यह साक्ष्य पेश करने के भार, यह साक्ष्य पेश करने के भार यानी ऑनर्स ऑफ प्रूफ की बात करता है, जो बात के दौरान एक पक्ष से दूसरे पक्ष पर स्थानांतरित होता रहता है। केस लॉ देख ले तो जर्नैल सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में स्पष्ट किया गया कि आपराधिक मामलों में सबूत का भार हमेशा अभियोजन यानी प्रोसिक्यूशन पर होता है कि वह मामले को संदेह से परे या बियॉन्ड रीजनेबल डाउट साबित करे। ठीक है, प्रोसिक्यूशन पर होता है हमेशा। पक्षद्रोही साक्षी यानी हॉस्टाइल विटनेस, जिसे हम लोग सरकारी गवाह कहते हैं, तो वो देख लो। पक्ष नहीं, हाँ शायद पक्ष नहीं, वो तो हाँ सरकारी गवाह दूसरा होता है। पक्षद्रोही साक्षी तो हॉस्टाइल विटनेस होता है कि जब कोई गवाह उस पक्ष के विरुद्ध गवाही देने लगता है जिसे उसने बुलाया। ठीक है, हाँ, जैसे कि मतलब हमने किसी को बुलाया गवाह देने, मतलब गवाही देने किसी व्यक्ति को, तो वह मेरे ही विपक्ष में गवाही देने लगा, तो उसे हॉस्टाइल विटनेस कहते हैं। ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं? पक्षद्रोही या द्रोही साक्षी कहा जाता है, नाम से ही पता लग रहा है। ठीक है, सरकारी गवाह तो दूसरा होता है, वो जिसे सह अपराधी बन जाता है जो। फिर बीएसए 2023 की धारा 157 पुराना सेक्शन 154 था। ठीक है, न्यायालय उस व्यक्ति को जिसने गवाह को बुलाया है उससे ऐसे प्रश्न पूछने की अनुमति दे सकता है जो प्रति परीक्षा यानी क्रॉस एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। उद्देश्य यह रहता है जिसका उद्देश्य गवाह के झूठे को या झूठ को उजागर करना है। और साक्षिक मूल्य देखें तो यह रहता है स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस रमेश प्रसाद मिश्रा वाले मैटर में कहा गया कि पक्षद्रोही गवाह के साक्ष्य को पूरी तरह खारिज नहीं किया जाता, उसका उतना हिस्सा साक्ष्य में लिया जा सकता है जो बाकी सबूतों से क्या होता है? मेल खाता हो। तीसरा मैटर क्या करा कि प्रत्यक्ष एवं परिस्थितिजन्य साक्ष्य या डायरेक्ट और सर्कमस्टेंशियल एविडेंस क्या होते हैं? प्रत्यक्ष साक्ष्य भाई डायरेक्ट एविडेंस देख लो। जब गवाह स्वयं उस घटना का वर्णन करता है जिससे उसने अपनी इंद्रियों से अनुभव किया हो, देखा हो, सुना हो या महसूस किया हो, ये उसे प्रत्यक्ष गवाह कहते हैं, एविडेंस कहते हैं। फिर बीएसए 2023 की धारा 59 के अनुसार मौखिक साक्ष्य प्रत्यक्ष होना चाहिए। बी परिस्थितिजन्य साक्ष्य देखें, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस देखें, जब घटना का कोई सीधा गवाह ना हो लेकिन अन्य परिस्थितियां आपस में जुड़कर एक ऐसी कड़ी या चेन बनाती हैं जो अभियुक्त के अपराध की ओर क्या करती हैं? इशारा करती हैं। ठीक है, फिर केस लॉ इसमें कौन सा निकला था? शरद बिरदी चंद शारदा वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वाले मैटर में, तो उसमें पंचशील सिद्धांत दिया गया। कौन सा सिद्धांत दिया गया? पंचशील सिद्धांत दिया गया। परिस्थिति जन्य साक्ष्य की कड़ी इतनी पूरी होनी चाहिए कि उसने अभियुक्त निर्दोष होने की संभावना ही ना बचे। ठीक है, तो परिस्थिति जन्य साक्ष्य सर्कमस्टेंशियल साक्ष्य की कड़ी इतनी पूरी हो जाए कि उसमें जो अभियुक्त है या जो भी कन्विक्टेड है उसके निर्दोष होने की कोई भी संभावना ही ना बच पाए। फिर प्रति परीक्षा या क्रॉस एग्जामिनेशन देखते हैं। वो क्या कह रहा है कि गवाह के परीक्षण के 3 चरण होते हैं। गवाह के परीक्षण के 3 चरण होते हैं, यानी प्रति परीक्षा दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण चरण है। बीएसए 2023 की धारा 141 जो पुराना सेक्शन 138 आईए के अंतर्गत था कि मुख्य परीक्षा या एग्जामिनेशन इन चीफ क्या कहता है? बुलाने वाले पक्ष द्वारा, जो बुलाएगा पक्ष द्वारा उसके द्वारा होता है मुख्य परीक्षा। प्रति परीक्षा क्रॉस एग्जामिनेशन होता है, विपक्षी दल द्वारा करा जाता है।
और पुनः परीक्षा एग्जामिनेशन होता है बुलाने वाले पक्ष के द्वारा ही होगा यदि आवश्यक होगा। कोई गवाह बुलाता है तो मुख्य परीक्षा हो गई वो। अब गवाह से जो बातचीत होगी वो प्रति परीक्षा होती है यानी क्रॉस एग्जामिनेशन होती है। और दोबारा अगर हमने किसी को बुलवा रहा है कि यदि आवश्यक पड़ा है तो उसे पुनः परीक्षा कहते हैं, एग्जामिनेशन कहते हैं। समझ में आ गया? चलो भाई, इसका महत्व यह रहता है कि प्रति परीक्षा का उद्देश्य गवाह की विश्वसनीयता या क्रेडिबिलिटी को परखना होता है, जिसमें सूचक प्रश्न लीडिंग क्वेश्चंस क्या होते हैं पूछे जा सकते हैं। ठीक है, विशेषाधिकृत संसूचना देखते हैं वो क्या कहता है। प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशंस, कुछ विशेष संबंधों या परिस्थितियों में दी गई जानकारियों को सार्वजनिक करने या अदालत में बताने के लिए किसी को बाध्य नहीं किया जा सकता। कैसे? तो बीएसए की धारा 2023 में मुख्य प्रावधान 127, 129 और 132 धारा में 127 कहता है वैवाहिक संसूचना, पति पत्नी के बीच विवाह के दौरान हुई बातें। ठीक, फिर राज्य के मामले, राज्य के गोपनीय आधिकारिक रिकॉर्ड और पेशेवर संचार या वकील और मुवक्किल क्लाइंट के बीच हुई बात। महत्व यही है गोपनीयता और भरोसे के सिद्धांत पर आधारित है। हालांकि यदि संचार का उद्देश्य कोई अपराध करना है तो यह सुरक्षा नहीं मिलती है, वरना विशेषाधिकार संसूचना या प्रिविलेज कम्युनिकेशन होता है। कुछ विशेष संबंधों या परिस्थितियों में दी गई जानकारियों को सार्वजनिक करने या अदालत में बताने के लिए किसी को भी बाध्य नहीं किया जा सकता है। समझ में आ गया? ये धाराएं लिखी हुई है 127, 129 और 132। वैवाहिक संसूचना, राज्य के मामले और पेशेवर संचार। ठीक, अभी तो डॉक्टर और क्लाइंट के बीच की बात नहीं है, आप किसी से पता करवा सकते हो। निष्कर्ष ये होता है, कंक्लूजन आखिरी में निकलता है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 ने इन पारंपरिक सिद्धांतों को आधुनिक कानूनी आवश्यकताओं के साथ संतुलित किया है। एक छात्र के रूप में आपको ध्यान रखना चाहिए कि जहां सबूत का भार न्याय का आधार है, वहीं परीक्षा सत्य की खोज का उपकरण है। डिजिटल साक्ष्यों को बढ़ते प्रभाव के बावजूद इस बुनियादी अवधारणाओं का महत्व बिल्कुल भी कम नहीं हुआ है। ठीक है, और आपके लिए जो यहाँ पे हम लोग पूरा यहाँ पे समाप्त कर देंगे। ठीक है, और मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गए होंगे ये पांचों सिद्धांत जो छोटे छोटे मैंने आपको बताए। ये प्रमुख टिप्पणियां होती हैं जिनसे आप एक तरीके से बड़ा लेवल पे आप लिख सकते हो अपने हिसाब से, क्योंकि जब आपको बेस पता होता है तब आप उसको एक्सपेंड कर सकते हो अपने हिसाब से, कोई बड़ी बात नहीं होती है। ठीक है, और मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। 1.5 की स्पीड ला के दो वीडियो को देख लेना, नहीं समझ में आया हमेशा ही कहते हैं। और ऐसे वीडियोज आते रहेंगे आपके लिए, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।